हेलो विद्यार्थियों, राजहंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। शीत युद्ध के बारे में जो हमारी चैप्टर चल रहा था शीत युद्ध का, कोल्ड वार, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस तीसरे क्लास में हम चर्चा करते हैं शीत युद्ध के दायरे के बारे में कि शीत युद्ध का क्षेत्र का क्या रहा और कहाँ तक रहा। ठीक है, दायरे का मतलब होता है, यानी शीत युद्ध के दायरे से मतलब है कि इस घटनाक्रम से कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ तक प्रभावित हुए, यानी जो इस संकटकालीन जो स्थिति थी, इस संकटकालीन स्थिति से किस किस देश को क्या क्या परेशानियाँ हुई, इन सारी घटनाक्रमों को क्या कहा जाएगा, शीत युद्ध के दायरे की। यहाँ तक शीत युद्ध का प्रसार हुआ था, ये देश शीत युद्ध से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो शीत युद्ध के बाद स्थितियाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संकटकालीन स्थितियाँ थी, वैचारिक मतभेद थे, यानी वैचारिक लड़ाई थी और पूरा विश्व दो महाशक्तियों में तब्दील होने लगा था। तो स्वाभाविक है कि जब इस संकटकालीन स्थिति, ऐसी संकटकालीन स्थिति थी, तो इसका खामियाजा न केवल एक देश ने या एक महाद्वीप ने नहीं भुगता, बल्कि अन्य देशों ने भी और एक महाद्वीप से बाहर भी इसके असर देखे जाने लगे। जैसे हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी एशिया भी इससे प्रभावित हुआ। मुख्य केंद्र बिंदु रहा यूरोप महाद्वीप। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसी को हम चर्चा करते हैं आगे। जैसे इस संकटकालीन स्थिति में दोनों महाशक्तियों के सामने अपने अपने अस्तित्व को बचाने का सवाल था और दोनों महाशक्तियां कई जगह सीधे मुकाबले में थी या सीधे टक्कर में थी और दोनों ही महाशक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं थी। यानी एक भी महाशक्ति, चाहे वो अमेरिका हो या सोवियत संघ हो, वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसी ही स्थिति थी 1950 से और 53 के बीच में बनी, कहाँ, कोरिया में। कहाँ बनी विद्यार्थियों? कोरिया में 1950 से 53 के मध्य ये स्थिति बनी और दोनों ही महाशक्ति पीछे को हटने को तैयार नहीं थी। दोनों ही महाशक्तियां पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तो ये स्थिति बनी कहाँ? कोरिया में। कहाँ बनी विद्यार्थियों? कोरिया में, जो में ना तो सोवियत संघ पीछे हटने को तैयार था और ना ही अमेरिका। इसके अलावा बर्लिन जो कि फिलहाल जर्मनी की राजधानी है। ठीक है, यहाँ ऐसी स्थिति बनी 1958 से 1962 के मध्य। 1958 से और 62 के मध्य ये स्थिति बनी और दोनों ही महाशक्तियाँ सामने आ खड़ी हुई। विद्यार्थियों, प्रारंभ में, वर्तमान में जो अब बर्लिन शहर है, इसे पहले दो भागों में बांटा जाता था। पूर्वी बर्लिन दो भागों में जाना जाता था, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। और इसका एक मुख्य कारण था बर्लिन की दीवार, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, तीसरी स्थिति बनी जहां सीधे मुठभेड़ की स्थिति थी, कांगो में 1960 के उत्तरार्ध में, कांगो। ठीक है, जहां ये दोनों महाशक्तियां आमने सामने आई। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब ये जो तीन प्रमुख घटनाएं हैं, इन तीन प्रमुख घटनाओं को हम कह सकते हैं कि ये शीत युद्ध की वे घटनाएं हैं जहां खूनी घटनाएं घटी, या इन तीनों घटनाओं को हम खूनी घटना का नाम दे सकते हैं। कि यहाँ जो शीत युद्ध का जो दौर था या शीत युद्ध के समय, यहाँ हथियारों का हल्का फुल्का, यानी कि यहाँ छोटे स्तर पर हथियारों का उपयोग किया गया। इनको खूनी घटना भी कहा जाता है। ठीक है, अब खूनी घटना क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने हो गई, सीधे टक्कर में थी और दोनों महाशक्तियों में से किसी भी महाशक्ति ने अपने आप को पीछे हटना
मुनासिब नहीं समझा और जिससे वहाँ उनमें झड़पें हुई। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, शीत युद्ध की खूनी घटना है। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों महाशक्तियों आमने सामने थी, या दो दल हम ये कहें, अगर हम अपने स्तर से इसको समझें तो दो दल हैं, और वो अगर उनमें से कोई भी पीछे को, दोनों दलों में से कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो फिर उनमें एक तीसरे का रोल प्ले होता है, जो उनमें मध्यस्थता या संबंध अच्छे करने या उनको संधि संबंधित रास्ता निकालने का रुख अख्तियार करता है या रास्ता दिखाता है। ऐसे ही कार्य इन दोनों महाशक्तियों में इस स्थिति पर हुआ, क्योंकि इस विश्व को आशंका होने लगी कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से न हो जाए, जबकि अभी तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों को ही झेल रहा था विश्व। ठीक है, तो इनमें अन्य जो दल बना रखे थे या अन्य जो संगठन थे, उन्होंने इन घटनाओं में इन दोनों महाशक्तियों को समझाने का कार्य किया। ठीक है, इनमें सबसे प्रमुख आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इनमें से प्रमुख जो ये ऐसा गुट था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो दोनों महाशक्ति सोवियत संघ और रूस, सोवियत संघ और अमेरिका, ये तो महाशक्ति थी। इसके अलावा ये गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसे देशों का संघ था जो इन दोनों महाशक्तियों के प्रभाव से अलग थे, उन देशों का ये संगठन था। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, यहाँ हम अब जब ये अपनी क्लास चलेगी और जब ये चैप्टर आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। फिलहाल मैं यहाँ जो इतने ही बात समझना है कि ऐसी जो घटनाएं घटी जहाँ दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने आई, तो ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे जो संगठन थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इस संकट की स्थिति को कैसे टाला जाए या इस संकट की स्थिति में किस प्रकार इस संकट की स्थिति का किस प्रकार सामना किया जाए। ठीक है विद्यार्थियों, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपनी भूमिका निभाई कब, कौन से संकट में, जब ये तनावपूर्ण जैसी स्थितियों में। इसके प्रमुख थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जब उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य में, यहाँ आ जाइए वापस, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो तनाव की स्थिति थी, युद्ध जैसी स्थिति थी, तो यहाँ भूमिका निभाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस तनावपूर्ण स्थिति को बदलने में समझाने का प्रयास किया किसने, पंडित नेहरू ने। ठीक है, किसने, पंडित नेहरू ने। कांगो संकट के समय, जो ये कांगो संकट था, इसके समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे, उन्होंने इस स्थिति को से देश को, विश्व को इस संकट तनावपूर्ण स्थिति से बचाया। ठीक है, संघ के प्रमुख। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद दोनों महाशक्तियों को यह एहसास हो गया कि युद्ध से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा बल्कि हानि ही होगी। तो इसलिए अब दोनों महाशक्तियों ने युद्ध को टालने का प्रयास किया और इनमें कुछ समझौते हुए कि ऐसी स्थिति, तनावपूर्ण स्थिति न बने, और बने तो हथियारों का उपयोग नहीं किया जाए। इसके लिए इन्होंने कुछ समझौते किए, जिससे कि खतरनाक हथियार जो मानव जीवन के लिए
खतरनाक साबित हो सकते हैं, ऐसे हथियारों का ना तो बनाया जाएगा, ना उनका परीक्षण किया जाएगा, और ना ही उनका अगर बना लिए गए हैं, क्योंकि इस समय यह शक्ति प्रदर्शन का दौर था। तो दोनों महाशक्तियों ने अभी सभी प्रकार के लगभग हथियारों का संग्रह किया, तो उनका ना ही उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये 1960 के दौर की 1960 के दशक की शुरुआत का समय था, जहां दोनों महाशक्तियों ने युद्ध जैसी स्थितियों को रोकने के लिए हथियारों के उपयोग, हथियारों के बनाने पर, हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाने का प्रयास किया। इसके लिए समझौते हुए। कब? 1960 के दशक की शुरुआत में। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या समझौते हुए और कैसे कैसे धीरे किस प्रकार स्थिति बदलती गई। ठीक है, तो इसमें यहाँ दोनों महाशक्तियों के बीच में 3 समझौते हुए विद्यार्थियों। कितने समझौते हुए? 3 समझौते हुए। ठीक है, एक पहला था CTBT, पहला था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, इसे कहा जाता है CTBT संधि। क्या कहा जाता है इसे? CTBT संधि। CTBT संधि। ठीक है, CTBT कैसे कहा जाता है? कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, इसलिए इसे को क्या कहा जाता है? CTBT, कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? CTBT संधि। अब ये संधि कब हुई थी? ये संधि कब हुई थी? 24 सितंबर 1966 को। कब हुई थी ये संधि? 24 सितंबर 1966 को ये संधि हुई थी। ठीक है, कौन सी संधि? CTBT संधि। प्रारंभ में इसमें जो सदस्य थे, प्रारंभ में जिन देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए उनकी संख्या थी, सदस्य देश थे, मैं उनको यहाँ सदस्य देश के नाम से संबोधित करूँगा। सदस्य देश थे 71। कितने थे? 71। 71 देश थे। और वर्तमान में जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी सदस्यता ली है, ऐसे देशों की संख्या हो गई है 178। कितनी हो गई है विद्यार्थियों? 178। ठीक है, कितनी हो गई है? 178 हो गई है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र रहा है जिसने अभी तक इस संधि की कोई सदस्यता नहीं ली है, इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थी पहला समझौता, जिसमें दोनों ही महाशक्तियों ने ये निर्णय लिया कि ना परमाणु परीक्षण किए जाएंगे, इन पर प्रतिबंध लगाया, ना तो वो खुद करेंगे दोनों महाशक्तियों में से, और ना ही किसी अन्य देश पर। इसके लिए 1966 में ये संधि हुई। प्रारंभ में 71 देश थे जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद अब तक 178 देश ऐसे हैं जो इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, यानी वो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध को मान्यता देते हैं। इनमें से पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इस संधि को नहीं मानता या इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता। दूसरा समझौता था, ठीक है, दूसरे समझौते को देखते हैं। इन समझौते की शुरुआत 1960 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुई थी। ठीक है, दूसरा समझौता है NPT। क्या है विद्यार्थियों? NPT, परमाणु अपसार संधि। कौन सी है? परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, अप्रसार संधि, इसको NPT कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? NPT। ठीक है, NPT क्यों कहा जाता है? NPT
का नाम इसे क्यों दिया गया है? क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब क्या है? परमाणु अपसार संधि, अप्रसार संधि, यानी परमाणु जो परीक्षण है या परमाणु जो हथियार है उनका ना को प्रचार प्रसार उसको उनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो परमाणु हथियार हैं उनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इस संधि का ये संधि 1968 में अस्तित्व में आई, यानी ये समझौता कब हुआ? 1968 में। कब हुआ विद्यार्थियों? 1968 में ये समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये कब अस्तित्व में आई? 1968 में। कौन सी? एनपीटी। और सीटीबीटी कब अस्तित्व में आई थी? 1966 में। ठीक है, वर्तमान में जो इसमें सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 1968 में ये संधि अस्तित्व में आई, लेकिन 1970 में ये संधि प्रभावी हुई। प्रभाव में कब लाई गई? ये 1970 में। कब प्रभाव में लाई गई? 1970 में। कौन सी संधि? एनपीटी। कौन सी? एनपीटी। ठीक है, वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं विद्यार्थियों? 190 सदस्य देश हैं, यानी 190 सदस्य हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। 190 सदस्य देश हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। तीसरा जो समझौता था वो समझौता है, तीसरा समझौता है प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, ABMT। ये क्या है? ABMT। ठीक है, ABMT संधि, जिसका मतलब क्या है? एंटी बैलिस्टिक्स मिसाइल संधि। ठीक है, एंटी बैलिस्टिक संधि, एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी। ठीक है, अब ये ट्रीटी कब आई अस्तित्व में? ये लगभग 1972 में। 1972 में ये संधि अस्तित्व में आई। ठीक है, कौन सी? एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी। ठीक है, और इस संधि के द्वारा यह तय हुआ कि दोनों ही महाशक्ति जो भारी जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली बैलिस्टिक जो मिसाइल है उनका उपयोग नहीं करेगी, उनका परीक्षण नहीं करेगी, उनका उत्पादन करेगी, यानी उनको बनाएगी भी नहीं। ठीक है, दोनों ही महाशक्ति बैलिस्टिक जो कि भारी नुकसान पहुंचाने वाली जो मिसाइलें होती हैं उनका परीक्षण, बनाना, निर्माण नहीं किया जाएगा। तो ये 3 समझौते थे जो शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों में किए गए हैं। ठीक है, इनमें से जो दूसरा समझौता है उसको भारत सरकार के साथ मतभेद हैं, क्योंकि इसे भारत सरकार या भारत देश दोगला व्यवहार मानता है। क्योंकि जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है उन देशों को तो उस परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करना चाहिए, जिन देशों ने नहीं किया है उनको ये अवसर दिया जाना चाहिए कि वो आत्मरक्षा के लिए या आत्म सुरक्षा के लिए ये प्रयास कर सके। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था आज की इस क्लास में हमारा शीत युद्ध के दायरे के बारे में। तो शीत युद्ध का दायरे का मतलब जो देश इस विचारधाराओं की धारा की इस लड़ाई से प्रभावित हुए वे इस शीत युद्ध उन देशों में होने वाली हलचल को शीत युद्ध के दायरे के नाम से जाना जाता है। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर हम एक 2 ध्रुवीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।